फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हम सभी के जीवन में। अपने आमदनी को, अपने खर्चों को ढंग से मैनेज करना, ये की टास्क बन चुके हैं। वेलकम टू 30s। लेकिन कुछ लोग केवल अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं, अननेसेसरी खर्चों में कटौती करते हैं और कहते हैं कि चलो फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये केवल एक ही चीज नहीं है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। तो इसी चीज को ढंग से समझाने के लिए मैं इस एजुकेशनल कंटेंट को क्रिएट कर रहा हूं, जहां पर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं 5 एक्टिविटीज जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के जर्नी को कंप्लीट करेंगी। बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बने रहिएगा मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग की पहली की एक्टिविटी है इन्वेस्टमेंट्स। अब ये जो इन्वेस्टमेंट्स वर्ड है ना, ये काफ़ी पर्सनलाइज्ड होती है और हर किसी के अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से, अपने अवेलेबल फंड्स के हिसाब से कस्टमाइज की जा सकती है। इस एक्टिविटी के साथ है ना, बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि मेरे जो गोल्स हैं उस हिसाब से मुझे कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, कोई स्टॉक बता देता है, सुनते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा बनता ही है, ब्लाइंडली स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे कि कितना अलोकेशन मैं इक्विटी में रख रहा हूं। उसी तरह म्यूचुअल फंड्स का भी केस रहता है और कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। वो कहते हैं इक्विटी एज अ एसेट क्लास से हमें बहुत ही दूर रहना है, क्योंकि यहाँ पर पैसा हमेशा इंसान खोता है, ये जुआगर है, तो वो हमेशा एफडी कराते रहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एज कैटेगरी में हो, आप कौन से गोल्स के लिए पैसों को इकट्ठा कर रहे हो, उसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो हमेशा इन चीज़ों से ही आपको अपने एसेट एलोकेशन को करना चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैलिब्रेट रखना चाहिए। मतलब ये है कि ऐसे कुछ गोल्स जो लंबी अवधि के हैं, जहां 10-15 वर्ष का समय आप दे सकते हो, ठहर सकते हो, तो वहां पर इक्विटी एज अ एसेट क्लास बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे गोल्स जिनकी ड्यूरेशन 3 साल की है या 5 साल की है, तो उस केस में इक्विटी थोड़ा सा खतरनाक जरूर है। तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर देखना चाहिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स, इस भारी वर्ड को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ जोड़ के कहीं पर भी अपने पैसे को, अपनी वेल्थ को लगाकर एक रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हो। दूसरी की एक्टिविटी इंश्योरेंस। दोस्तों, हमने पिछले 2 सालों में ये चीज़ बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस की हुई है। यहाँ पर काफ़ी लोग इंश्योरेंस को हमेशा लास्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंश्योरेंस आपके पहले 3 प्रायोरिटीज़ में ज़रूर होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस हो गया, यानी कि आप जो लाइफ इंश्योरेंस लेते हो वो, और उसी के साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी। मेडिकल खर्चे बहुत ही ज़्यादा होने लगे हैं, यहाँ पर कंसल्टेशंस बहुत ज़्यादा होने लगी हैं डॉक्टर्स की, और यहाँ तक अगर हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो वहाँ पर भी लंबे चौड़े बिल निकल आते हैं। और इनफैक्ट हम 2022 में बैठे हैं, यहाँ पर दुनिया बहुत आगे जा चुकी है दोस्तों। हेल्थ इंश्योरेंस शायद एक पुराना वर्ड हो चुका है और यहाँ पर हेल्थ प्लान जैसे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। जी हाँ, ऐसे ही कंप्लीट हेल्थ प्लान के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है आरोग्य केयर हेल्थ प्लान, जो बजाज फिनसर्व हेल्थ की तरफ से आता है। ये प्लान हेल्थ इंश्योरेंस से बढ़कर आपको सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है, जैसे इन क्लिनिक डॉक्टर कंसल्टेशन, जिसका मतलब ये है आप किसी भी बीमारी के वजह से डॉक्टर के पास जाते हो कंसल्टेशन के लिए, तो वैसी चीज़ें भी आपको इस प्लान में कवर्ड मिलती है, जो मुझे बहुत ही अच्छी बात लगती है, क्योंकि काफ़ी बार हम सिर्फ पैरासीटामोल को ही अपने दर्द की दवा समझकर काम चला देते हैं, सोचते हैं कि कंसल्टेशन के 500 रुपये कौन पे करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे हेल्थ प्लान का हिस्सा बनते हो तो वहाँ पर इन क्लिनिक डॉक्टर कंसल्टेशन की वजह से आपके पॉकेट पर कोई भी लोड नहीं पड़ता है। टेली ऑडियो और वीडियो कंसल्टेशन करना है तो वो भी कवर्ड है, और ये सिर्फ कुछ बीमारियों के लिए नहीं है, बल्कि सारी बीमारियों के लिए कवर्ड रहता है। और सबसे यूनिक बात यह है कि इस हेल्थ प्लान के माध्यम से आपके डेली हेल्थ एक्सपेंसेस भी कवर्ड रहते हैं। जैसे आज के डेट में किसी भी डॉक्टर के पास जाओ तो सबसे पहले वो आपको लैब टेस्ट करवाने के लिए सजेस्ट करता है। अब वो एक एडिशनल खर्चा हो जाता है, या आपको एनुअल हेल्थ चेकअप कराना है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में। तो ऐसे सारी चीज़ें भी आपको कवर्ड मिलती है, और यहाँ तक कि नेटवर्क डिस्काउंट्स भी मिलता है, चाहे दवाइयों की खरीदारी के लिए
या हॉस्पिटल रूम रेंट पर, और भी कई चीजों पर अलग अलग डिस्काउंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये चीजें ना हेल्थ इंश्योरेंस से भी बहुत बड़ी है। ये हेल्थ प्लान है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिल जाता है डॉक्टर कंसल्टेशन प्लस लैब टेस्ट प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप प्लस हेल्थ इंश्योरेंस। ये सब आपको मिलता है, वो भी 0% EMI पर। तो हुआ ना ये कंप्लीट हेल्थ प्लान, सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी पूरी मेडिकल केयर के लिए एक रिलायबल सपोर्ट प्रोवाइड करा दिया जाता है। आरोग्य केयर हेल्थ प्लान का फायदा उठाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहां से आप सारी डिटेल्स आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं और हेल्थ प्लान को पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में ऐड करके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं थर्ड की पॉइंट की तरफ, जो है टैक्स प्लानिंग। अब काफी मेरे भाई, मेरे दोस्त और महिलाएं भी जो हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, उन्हें हमेशा इन्वेस्टमेंट्स को अपने टैक्स के हिसाब से प्लान करना चाहिए। अब इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं आपको। देखिए अक्सर क्या होता है कि इंसान 30% के टैक्स ब्रैकेट में है, ठीक है। अब वहां पर ATC का बेनिफिट उठाने के लिए, यानी कि जो 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट होती है एक फाइनेंशियल ईयर में, वो टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं, जिसका लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। अब उस पे जो इंटरेस्ट आता है दोस्तों, वो आपके अदर इनकम का पार्ट होता है, यानी कि इनकम में जुड़ जाता है। तो यहां पर अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो उस इंटरेस्ट पर 30% आपको सरकार को देने पड़ेंगे, टैक्स भरनी पड़ेगी वहां पे। लेकिन यही कोई ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम वाली जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है, उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो आप यहां पर लंबी अवधि के लिए भी अपने पैसे को पार्क करने की जगह ढूंढोगे। वहां पर म्यूचुअल फंड एक अच्छा एसेट क्लास हो सकता है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। तो वहां क्या होता है कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो और जब आप उसे रिडीम करोगे यानी निकालोगे, उसकी लॉक इन पीरियड हालांकि 3 साल की होती है, लेकिन उसके बाद आप कितना भी समय ठहर सकते हो। 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद उस पैसे को जब आप निकालते हो तो वो क्वालिफाई हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर, जहां पर हर फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन रहता है। जिसका मतलब यह है कि आपने मान लीजिए 3 साल में 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 7 साल के बाद उसकी वैल्यू हो गई 9 लाख रुपए की। तो जो ऊपर के 4.5 लाख रुपए आपने कमाए हैं, उस पर 1 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जो रिमेनिंग 3.5 लाख होंगे, वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का होता है, प्री डिफाइंड लिमिट है। तो यहां पर आपकी जो टैक्स इफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी होती है। उसी के साथ ATD सेक्शन होता है, जहां पर हेल्थ प्लान या हेल्थ इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो और उस पर टैक्स भी बचा सकते हो। NPS का अलग से सेक्शन होता है, एडिशनल 50,000 रुपए का आपको यहाँ पर एग्जम्पशन मिलता है। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में हो, आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उस पर टैक्स लायबिलिटी कितनी है। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग को एज अ बेंचमार्क रखते हो, यानी कि अगर आप कहते हो कि मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, तो वहां पर टैक्स एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। चौथी पॉइंट है दोस्तों एजुकेशन प्लानिंग। अब ये चीज ना पता नहीं क्यों लोग सोचते ही नहीं है। मैं रिसेंटली किसी एक के साथ डिस्कस कर रहा था, वे अभी अभी एक डॉटर के फादर बने हैं। वहां मैं उन्हें समझा रहा था कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट आप ओपन कर दीजिए, जहां पर ट्रिपल बेनिफिट्स मिल जाते हैं आपको, एग्जम्प्ट, यानी अगर आप जो भी कंट्रीब्यूट करते हो 1.5 लाख रुपए तक, तो उसका ATC में आप बेनिफिट ले सकते हैं। उस पर इंटरेस्ट जो मिलेगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगा तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यहाँ पर लॉक इन पीरियड भले ही 21 साल का हो, यानी कि जब आपकी डॉटर 21 साल की उम्र की हो जाएगी तब वो पैसा मिलेगा। लेकिन एक ही बार अगर आप 1.5 लाख रुपए हर फाइनेंशियल ईयर में डाल देते हो तो आपका इकोसिस्टम सेट हो गया ना, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक यही एसेट क्लास जो है वो हमेशा कैलिब्रेटेड रहेगा आपके डॉटर के फर्दर एजुकेशन प्लान के लिए। उसी तरह अगर आप बॉयज चाइल्ड के पेरेंट्स हो तो आप अलग से एक ऐप में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी एक अच्छा प्रोविजन है। मैं अलग से ऐप में इसीलिए कह रहा हूं कि उससे आपका अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो मिक्स नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐप्स हैं, पैन कार्ड आप वही यूज कीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप दूसरा पैन कार्ड निकालिएगा। अलग एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उस इन्वेस्टमेंट को करना शुरू कीजिए, ताकि वहां पर आप छेड़छाड़ी फिर ज्यादा नहीं करोगे और उसे लंबे टाइम के लिए छोड़ दोगे, ताकि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिल सके।
पांचवी और आखिरी फाइनेंशियल प्लानिंग की जो एक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है दोस्तों, जो है रिटायरमेंट प्लानिंग। ये चाहिए सबको, लेकिन इसके लिए ढंग से प्लानिंग कोई नहीं करता है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैंने आईटीसी का स्टॉक लिया है मेरे रिटायरमेंट के लिए। 5 रुपए गिरता है स्टॉक, या मार्केट 2000 पॉइंट बढ़ती है निफ्टी और वो स्टॉक अगर नहीं बढ़ता है, बैक टू बैक कॉल्स करते हैं, क्या मेरा ये डिसीजन सही है? भाई आपको ये समझना है कि आपके रिटायरमेंट के बाद किस प्रकार का अमाउंट आपको चाहिए, यानी कि कितना कॉर्पस चाहिए, कितने आपके खर्चे होने वाले हैं। आज चाहे आप बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो, आपका इनफ्लो बहुत ही अच्छा हो, लेकिन शायद आपने ये सोच रखा हो कि रिटायरमेंट के बाद अपने कहीं टाउन में छोटा सा विलेज है, वहाँ पर आराम से शांति से रहेंगे, तो वहाँ लाइफस्टाइल का खर्चा कम होगा। ऑफ कोर्स आज से ज़्यादा होगा वो, अगर इन्फ्लेशन को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो, लेकिन तो भी अगर सिटी के हिसाब से देखें तो वहाँ कम होगा। लेकिन आप चाहते हो नहीं इसी तरीके की लाइफस्टाइल मुझे मेंटेन रखनी है, तो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों की अलग अलग प्रायोरिटी है। उन्हें अपने हिसाब से एक कॉर्पस यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये अचीव करने के लिए मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है और उसका अप्रॉक्स रिटर्न्स क्या आएगा। और इसके लिए हमेशा प्लीज रीजनेबल रहिए। लोग पेनी स्टॉक्स खरीदते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, बड़ा अजीब लगता है मुझे। प्लीज आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप रिटायरमेंट प्लानिंग को काफी सीरियसली लें। नी जर्क रिएक्शंस जो होते हैं आपके पूरे पोर्टफोलियो पे, उसे कम से कम होने दें। यानी कि आपका असेट अलोकेशन जो है वो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड हो, टाइम टू टाइम आप उसे रिव्यू कर रहे हो। एक उदाहरण के लिए 80 माइनस आपकी एज कर दीजिए, केवल उतना ही आप इक्विटी एज असेट क्लास में अलोकेशन रखिए। और जब मैं इक्विटी एज असेट क्लास कह रहा हूं तो सिर्फ स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, इक्विटी रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनकी भी बात कर रहा हूं। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग, इतने बड़े वर्ड को यूज कर रहे हो और आप चाहते हो कि भैया मेरी वेल्थ हमेशा ट्रैक पे रहे, मेरे लिए पैसिव इनकम की अपॉर्चुनिटीज आगे चल के जनरेट होती रहे, ताकि मैं ये कह सकूं कि भैया मैंने जवानी में फाइनेंशियल प्लानिंग करी थी। इन 5 की एक्टिविटीज को जरूर आप याद रखिएगा, चाहे तो लिख लीजिएगा, वीडियो को प्लेलिस्ट में सेव कर दीजिएगा, ये तो हमेशा यूट्यूब पर रहने वाला है। और जो दोस्त आपको कहते हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उनके साथ इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये एजुकेशनल वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप सहमति रखते हो तो वीडियो को लाइक करें। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है, काम के वीडियोस होते हैं बाय द वे, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच सके। इसी के साथ करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।